वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग लाइट का थर्ड पार्ट और साउंड को पढ़ेंगे। तो इसके पहले अगर जब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, हमारा लाइट एंड साउंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का टॉपिक है आवर्धन क्षमता। लेंस आवर्धन क्षमता होती क्या है? किसी लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है जो हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब लेंस द्वारा हमने देखा तो वो 5 सेंटीमीटर का बना। तो जो इन दोनों का अनुपात होगा 5/10, यही उस लेंस की आवर्धन क्षमता होगी। आवर्धन क्षमता को आई से डिनोट करते हैं। तो आवर्धन क्षमता आई बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। इसके बाद आता है हमारा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? माइक्रोस्कोप वह प्रकाशिकी उपकरण है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म चीज़ों को देखना या सूक्ष्म चीज़ों का दर्शन करना। वह प्रकाशिकी उपकरण जो हमने अभी आपको बताया कि सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उसे ही सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है? न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण वस्तु का दर्शन कोण कहलाता है। जैसे कि कोई बुक आपके टेबल पे रखी है, तो जो बुक के द्वारा जो आपकी आईज पे जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा आपकी आंखों पर, वही हमारा क्या होगा? दर्शन कोण होगा। तो सूक्ष्मदर्शी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का सीधा, आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसकी बनावट देखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी उपकरण में एक वृत्ताकार कुचालक स्टैंड होता है और उसमें कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक वाला एक उत्तल लेंस लगा होता है, जैसा कि हमें चित्र में दिख रहा है। इस मैग्नीफायर ग्लास, इसे ही हम मैग्नीफायर ग्लास कहते हैं। जो मैग्नीफायर ग्लास होता है वो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। इसमें देखिए एक धातु का गोल फ्रेम लगा है, उसके अंदर कम द्वारक तथा कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा है और उसमें एक हैंडल भी लगा है जिसकी सहायता से हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, इसका उपयोग पढ़ने लिखने के लिए किया जाता है। फिर आता है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से किसी सूक्ष्म वस्तु का उच्च आवर्धित अर्थात बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट कैसी होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उपकरण में अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बेलनाकार नली या पाइपें लगी होती हैं, जिसमें दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। एक उत्तल लेंस नीचे लगा रहता है, एक उत्तल लेंस ऊपर लगा रहता है। जहाँ से हम देखते हैं उसको अभिनेत्री लेंस कहते हैं और जहाँ पे वस्तु को रखा जाता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसमें देखिए लिखा है कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होने के कारण इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस नेत्र की ओर होने के कारण इसे अभिनेत्री लेंस कहते हैं। ये जो हमारी है ये हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बाद हमारा आता है दूरदर्शी। तो दूरदर्शी देखते हैं क्या होता है। दूरदर्शी वह प्रकाशिकी उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थित सूक्ष्म वस्तुओं का पास में प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसे ही दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी का उपयोग खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। जो टेलीस्कोप होता है इससे हम स्पेस वगैरह में देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला चैप्टर जिसका नाम है ध्वनि। तो ध्वनि चैप्टर हम देखेंगे। ध्वनि क्या होती है? एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है जो किसी ठोस, द्रव, गैस से होकर संचारित किया जाता है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। जो आवाज़ें हम लोगों को सुनाई पड़ती हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं। तो सीधी सीधी परिभाषा इसकी होती है, वस्तुओं को कंपन से उत्पन्न ऊर्जा को ध्वनि कहते हैं। फिर ध्वनि का संचरण माध्यम के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ध्वनि माध्यम के कणों द्वारा स्रोत से दूसरी जगह पहुंचते हैं, अर्थात ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के द्वारा ही होता है। जैसे कि 10 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, हमने एक पार्सल दे दिया,
एक डिब्बा दे दिया पहले वाले बच्चे को, उसने पहले इसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, ऐसा ही करते करते वो 10वें बच्चे तक पहुंच गया। ठीक है, तो ध्वनि का संचरण इसी प्रकार होता है। माध्यम कई कणों से मिलकर बना होता है और माध्यम के कणों के द्वारा ही ध्वनि का संचरण किया जाता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपित कर देती है। ये कण स्वयं गति कर सुनने वाले कानों तक नहीं पहुंचते, लेकिन ये अपने पास पास जो कण स्थित होते हैं उनको क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, विक्षोभित कर देते हैं, और वो कण दूसरों को विक्षोभित कर देते हैं और जो ध्वनि होती है वो माध्यम तक, सुनने वाले तक पहुंच जाती है। इस तरीके से जो होता है ध्वनि चलती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, चाहे वह माध्यम ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो। ठोस होता है, लोहे में भी ध्वनि का संचारण होता है, द्रव पानी में भी ध्वनि का संचारण होता है, और गैस में भी ध्वनि का संचारण होता है। तो देखिए इसमें कुछ टर्म हैं, आवर्तकाल, आवर्ती, इनसे पूछा जाता है कभी कभी। तो आवर्तकाल देखिए क्या होता है, एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। एक किसी कंपन या फिर कंपन करने, जैसे कोई कण है उसने कंपन किया और उसे एक पूरा चक्कर लगाने में, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगेगा उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति एकांक समय या फिर 1 सेकंड में कण द्वारा दोलनों की चली गई कुल संख्या ही उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, और आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। तो न्यू और आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, न्यू इक्वल टू 1/t। तो फिर आती है ध्वनि की गति। ध्वनि की गति देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। शुष्क वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 343.59 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में ध्वनि का वेग 1435 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है? ध्वनि का परावर्तन होता क्या है, जब ध्वनि किसी दिए गए माध्यम में यात्रा करती है तो यह दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और वह उसी दिशा में वापस चली आती है। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहा गया है, इसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि का किसी माध्यम की सतह से टकराकर वापस लौट आना ही प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि सुनने या टकराने वाली वस्तु, प्रतिध्वनि सुनने के लिए टकराने वाली वस्तु व के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वह 16.6 मीटर या फिर 17 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए, तभी हम ध्वनि का परावर्तन अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। फिर इसके उपयोग आते हैं। ध्वनि के परावर्तन के उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है जो सोनार के उपयोग में लाई जाती है। और भूविज्ञान में भूकंप तरंगों के अध्ययन में परावर्तन उपयोगी है। भूकंप तरंगों के अध्ययन में भी प्रतिध्वनि का यूज किया जाता है। रेडियो प्रसारण तथा रडार के लिए अत्युच्च आवृत्ति मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एवं इससे भी अधिक आवृत्तियों का परावर्तन महत्वपूर्ण है। और समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए भी प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरी उपकरण जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, इस टाइप में भी ध्वनि के परावर्तन का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इतना ही हमारे ध्वनि चैप्टर से, हमारे सिलेबस में इतना ही है और इतना ही पूछा जाता है। और जो लाइट और ध्वनि से हमने आपको जितना बताया है, इसी में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और आपको उचित हेल्प प्रदान की जाएगी। तो आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।